तुम सिर्फ मेरी हो कहानी के दूसरे चैप्टर में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कहानी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। आप में से जिन लोगों ने इस कहानी के पहले चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना। चलिए दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स कहानी को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना फ्रेंड्स। तनाया भागते हुए अंकुर से टकरा गई। अंकुर ने उसे देखा तो फिर अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पाया। दूध सा चमकता चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें, दाएं गाल पे छोटा सा तिल, गुलाबी होंठ, कंधे से थोड़ा नीचे तक भूरे बाल। वो बस उसकी सूरत में खोकर रह गया था। तनाया ने हड़बड़ी में उसे सॉरी कहा, तब तक उसका ध्यान टूटा। अंकुर ने उसे हड़बड़ी में देखकर पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों भाग रही हैं? तनाया ने कांपते हुए कहा, जी वो कुछ नहीं। अंकुर ने धीरे से अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया, फिर तनाया की तरफ देखते हुए बोला, देखिए जो भी बात है आप मुझे बताइए। आप इस वक्त काफ़ी डरी डरी सी लग रही हैं। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, कॉलेज की प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़ा हो चुका हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर पाऊँ। तनाया अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने में यकीन रखती थी। उसे किसी से मदद लेना पसंद नहीं था। उसने अंकुर को साफ साफ मना कर दिया। वो नीचे चली गई और अंकुर तुरंत ही उस रूम की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्क लगाए सुमित खड़ा था। सुमित कहता है, आ रही है वो, मैं भागूँ यहाँ से? अंकुर कहता है, साले एक काम तुमसे सही से नहीं होता, थोड़ी देर उसे संभाल नहीं सकते थे? तब तक तो मैं पहुंच जाता और उसकी नज़र में हीरो बन जाता। सुमित ने कराहते हुए कहा, तुमने जैसे ही मुझे मैसेज किया मैंने तुरंत मास्क पहन लिया था। अंकुर ने झुँझला कर कहा, मुझे लगा वो मेरे साथ आएगी तो तुम मास्क लगाए रहोगी तो वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी किसी भी तरह। तुम मुझसे छूट कर भाग जाती और मैं उसके सामने थोड़ा अच्छा बन जाता, पर वो तो आई ही नहीं। तुम थोड़ी देर उसे और उलझा कर नहीं रख सकते थे। सुमित कहता है, थोड़ी देर की बात कर रहे हो, रुको दिखाता हूँ। उसने चेहरे से मास्क हटाकर जब अपना चेहरा अंकुर को दिखाया तो वो हैरान रह गया। सुमित का चेहरा एकदम लाल हो गया था। सुमित अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोला, 1 मिनट में ही उसने मेरा ये हाल कर दिया, और देर रुकता ना तो पता नहीं क्या हाल होता। कहीं इस दुनिया से ही मेरा पत्ता ना कट गया होता। अंकुर उसकी बात सुनकर हंसने लगा तो सुमित ने मुंह बनाते हुए कहा, हंस लो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। अंकुर कहता है, कैसे दोस्त बनते हो, इतना भी नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? सुमित कहता है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। अंकुर ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, अच्छा चल चल। उसने मन में सोचा, कुछ अलग है ये, इतनी जल्दी मेरे जाल में फंसेगी नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। वैसे जो भी कहो, है बहुत खूबसूरत और ख़तरनाक भी। इसके साथ आगे मज़ा आने वाला है। वो अपने में ही हंस पड़ा। तनाया जाकर गार्डन में बैठ गई और आमिया को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अलग जाकर बैठ गई। अभी भी उसकी धड़कनें तेज़ चल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने इन सब चीज़ों का पहले सामना नहीं किया था, पर उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अंधेरा उसे उस दर्दनाक घटना की याद दिलाता था जिसे याद करके ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो थर थर काँपने लगती थी। तनाया जिस बेंच पे बैठी थी, निर्भय उसके दूसरी तरफ बैठ गया था। दोनों ही आज परेशान थे, पर दोनों के कारण अलग अलग थे। तनाया का फ़ोन बेंच पे ही रखा था और काफ़ी देर से वाइब्रेट कर रहा था। निर्भय अपनी गर्दन घुमाकर बोला, कब से फ़ोन बज रहा है तुम्हारा? कॉल पिक नहीं करनी है तो फेंक दो उठाकर। ना ही उसने तनाया का चेहरा देखा और ना ही निर्भय ने उसका। तनाया तो अपने विचारों में ही गुम थी। निर्भय ने देखा कि वो काँप रही थी और सिसक भी रही थी। वो जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखने ही वाला था, तभी हिना वहाँ आ गई और वो वहाँ से चला गया। जाते हुए उसने हिना की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तनाया क्या हुआ, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, रो क्यों रही हो? निर्भय ने नाम सुनते ही उसे मुड़ कर देखा, पर हिना तनाया के सामने खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो आगे बढ़कर जाने लगा, तभी सामने से आता हुआ सुमित उससे टकरा गया। निर्भय वैसे ही गुस्सा था।
उसके टकराने पे उसने एक जोर का घूंसा उसके पेट पर दे मारा। एक ही घूंसे में ही सुमित ज़मीन पे गिर पड़ा। निर्भय उसे घूरते हुए बोला, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। सुमित की हालत तो पहले से ही ख़राब थी, अब तो उससे उठा भी नहीं जा रहा था। निर्भय को इतने गुस्से में देख कर शुभम उसके पास आया। शुभम ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है निर्भय, क्यों बिना वजह उसे मार दिया? एक ही बात से कितने दिन तक अपना मूड ख़राब रखोगी? निर्भय चलते चलते रुक गया था। उसने शुभम की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं यार किस बात पे इतना गुस्सा आ गया। मैं उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता, पर वो मुझसे टकरा गया। शुभम कहता है, तो इसमें इतना एग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत थी? निर्भय ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, पता नहीं, भाई के घर जा रहा हूँ, नीहू को कॉल करके बता देना, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो सवाल पे सवाल शुरू हो जाएंगे उसकी। शुभम कहता है, ठीक है मैं बता दूँगा, चलो मैं तुम्हें भाई के यहाँ तक छोड़ देता हूँ। निर्भय बिना कुछ बोले ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया। शुभम उसके पीछे पीछे बड़बड़ाते हुए चल रहा था। पता नहीं रह रहे के उसको क्या हो जाता है गुस्से में, तो दुर्वासा ऋषि को भी पीछे छोड़ दी। निर्भय कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बस सुनाई दे रहा है मुझे, सब सुनाई दे रहा है मुझे, अब चलो चुपचाप से कार में बैठो। शुभम मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। इधर हिना के लाख पूछने पर भी तनाया ने कुछ बताया नहीं, बस इतना बोलकर आँख में कुछ पड़ गया था, इसीलिए आंसू आ गए थे। तब तक उन दोनों को ढूंढते हुए राम्या भी आ पहुँची। तनाया ने उसे घर चलने के लिए बुला। राम्या को उसका व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ, इतनी शांत क्यों हो? तनाया ने अपना सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। राम्या कहती है, कुछ तो बात है, बताओ मुझे। तनाया ने चिल्लाते हुए कहा, कहा ना कोई बात नहीं है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़, अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। राम्या ने इस वक्त उससे कुछ भी बात करना सही नहीं समझा और वहाँ से चली गई। तनाया आज ट्यूशन के लिए भी नहीं गई। अम्मा को जब राम्या से इस बारे में पता चला तो उसके पास गई। तनाया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी आसमान की ओर एकटक निहार रही थी। अम्मा ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो हड़बड़ा कर पीछे मुड़ कर देखने लगी। अम्मा ने उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या बात है बेटू, कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। तनाया ने अपना सिर उनकी गोद में रखते हुए बोला, नहीं अम्मा, कोई बात नहीं है। तो फिर आज इतनी उदास क्यों हो? अम्मा ने उसके सिर पे अपना हाथ फेरते हुए कहा, हम जितना किसी चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, वो किसी न किसी तरह से फिर हमारे सामने आ जाती है। हम कोशिश करते हैं सब ठीक हो जाए, संभल जाए, पर फिर अगले ही पल सब बिखर जाता है। तनाया ने सिसकते हुए कहा। अम्मा ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटू, कोई भी अपने अतीत को भूल नहीं पाता है, सब बस अपने को तसल्ली देते हैं कि आने वाला कल बीतने वाले कल से अच्छा हो। तुम तो मेरे अतीत को जानती भी हो, मैं भी नहीं भूली कुछ भी, पर मजबूत बन के रहना पड़ता है सबके सामने। तुम तो मेरी सबसे बहादुर बच्ची हो। मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या बात है जिस वजह से तुम इतनी परेशान हो, पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि किसी डर को अपने पे इतना हावी मत होने दो कि वो तुम्हारे वजूद को ही तुमसे छीन ले। तुम हमेशा से ही बहुत बहादुर हो, कठोर हो, इसके सिवा मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। टूटना बिखरना गलत नहीं है, पर टूट कर फिर से ना खड़ी होना ये गलत है। मुझे पता है कि मेरी बेटू बहुत समझदार है। अब चलो मूड सही करो और नीचे आकर खाना खा लो। तनाया ने अपना सिर हिलाकर बोला, आप चलो हम आते हैं। निर्भय अपने भाई निर्मल के घर आ गया था। उसको देखते ही निर्मल की पत्नी दीक्षा ने कहा, अरे बड़े दिन बाद आए हो निर्भय, सब ठीक है ना? मम्मा पापा दादी नीहू? निर्भय ने दीक्षा के पैर छूते हुए कहा, हाँ भाभी माँ, सब ठीक है। अब क्या मैं आप लोगों से मिलने भी नहीं आ सकता? दीक्षा कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है, बैठो, मैं तुम्हारे भाई को बुला कर लाती हूँ। निर्मल ने उसे देखते ही कसकर गली से लगा लिया और कहा, घर में सब लोग ठीक हैं? निर्भय कहता है, जी भाई, दोनों बैठ कर बातें कर रहे हैं। तब तक दीक्षा खाना लेकर आ गई थी। सबने मिलकर खाना खाया, फिर दीक्षा अपने काम में लग गई। निर्मल कहता है, कोई बात है क्या? निर्भय कहता है, नहीं भाई। निर्मल कहता है,
ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, वो सब बता देता है कि तुम खुश हो कि दुखी, गुस्सा हो या नाराज़ हो। पापा जी ने कुछ कहा क्या? निर्भय ने गुस्से में कहा। उन्हें कोई मतलब नहीं है हमसे, जिए या मरी। वो तो बस अपने पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं दिखता। कल उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। निर्मल कहता है, वो बाप हैं हमारे निर्भय, उन्हें पूरा हक है हमें भला बुरा कहने का। हम उनकी संतान हैं, ना कि वो हमारी। वो कभी भी हमारा अहित नहीं सोचेंगी। उन्होंने जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ और आगे से उन्हें ऐसा कोई मौका मत देना। निर्भय हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसे कर लेते हैं भाई आप? किस मिट्टी के बने हैं? उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, पर फिर भी आप उनके लिए ऐसा बोल रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगता क्या? निर्मल कहता है, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि पापा जी ने मुझे घर से नहीं निकाला, बल्कि मैं ही चला आया वहाँ से। तुम इस बात के लिए उनको दोष मत दो। निर्भय कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ भाई, जो आप मुझे इस तरह से बहला फुसला लोगी। मुझे सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। निर्मल कहता है, पता है छोटी नहीं हो, पता है छोटी नहीं हो। घर जाओ, अब लेट हो रहा है। सब तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। निर्भय कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं आपसे नहीं, भाभी माँ से मिलने आया हूँ। आप बिल्कुल रावण को ही पड़े हैं। निर्मल उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अगले दिन कॉलेज में काफ़ी चहल पहल थी। 1 महीने बाद फ्रेशर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जानी थी। सीनियर फ्रेशर पार्टी के लिए जूनियर्स का ऑडिशन ले रहे थे। राम्या और हिना दोनों ने अपना नाम दिया था, इसीलिए वो दोनों ऑडिटोरियम की तरफ चली गई और तनाया क्लास के लिए। दोनों ने ही उसका उतरा हुआ चेहरा और लाल आंखें देखी थी, पर वो उससे कुछ भी पूछ नहीं पाई। कहीं ना कहीं दोनों को पता था कि उसके पूछने पे वो कुछ बताएगी नहीं, उल्टा उसका मूड भी ख़राब होगा और जो गुस्सा होगी वो अलग। इसीलिए दोनों ने उसे अकेला छोड़ना सही समझा कि कम से कम किताबों में उलझी रहेगी तो ठीक रहेगी। क्लास में कम ही बच्चे थे और सब शांति से पढ़ रहे थे। प्रोफेसर के जाने के बाद निर्भय अपनी गैंग के साथ तनाया के क्लास में आया। उसने एक नज़र उस पर डाली, पर तनाया अपना ध्यान बुक में ही लगाए बैठी थी। निर्भय के क्लास में एंट्री करते ही सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए, पर तनाया अपनी जगह पर ही जमी रही। सरवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हे यू डोंट हैव मैनर्स। तनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से उठकर जाने लगी। सरवी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, किस बात का इतना एटीट्यूड है तुम्हें? एक बार जो बोला वो समझ नहीं आया क्या? तनाया ने धीरे से कहा, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। सरवी ने चिल्लाकर कहा, ओह, अब मुझे धमकी दे रही हो? तनाया कहती है, धमकी नहीं है, प्यार से कह रहे हैं हमारा हाथ छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। सारे स्टूडेंट्स को निर्भय ने बाहर जाने के लिए कह दिया। निर्भय ने तनाया को देखा, जो कि सरवी की ओर देख रही थी। निर्भय कहता है, सरवी उसका हाथ छोड़ दो। सरवी ने निर्भय की तरफ देखा। शुभम कहता है, चलो छोड़ दो यार उसे, हम सब दूसरे क्लास के स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं जो इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ के सारे स्टूडेंट को तो इसने भगा ही दिया। शुभम ने तनाया से पूछा, तुम किसी में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? तनाया ने सिर नीचे किए हुए ही कहा, नॉट इंटरेस्टेड। सरवी कहती है, ओह वाओ, मैडम की तेवर देखो जरा। शुभम कहता है, अरे यार, जब उसे नहीं पार्ट लेना तो कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो यहाँ से। निर्भय ने कहा, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। तनाया भी जाने लगी तो निर्भय ने इसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम्हें जाने को नहीं बोला है, बाकी सारे जाने लगते हैं। तभी सरवी ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, अब तुम्हारी क्लास लेगा निर्भय, सीधे से बोला था तो तुम्हें समझ नहीं आया। इतना बोलकर वो भी ग्रुप के साथ चली गई। निर्भय ने देखा कि तनाया नीचे की तरफ देख रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निर्भय कहता है, ऊपर देखो। तनाया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। निर्भय ने उसकी ठुड्डी को कसकर गुस्से में पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। वो उसी समय बोला, इतनी ढिठाई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिक गई। तनाया की आंखें एकदम लाल थी, ऐसा लग रहा था
जैसे पूरी रात उसने सिर्फ रोते हुए ही गुजारी है। उसकी ये हालत देख कर निर्भय को अपने दिल में कुछ चुभा सा महसूस हुआ। वो उसे बहुत सुनाना चाहता था पर वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चला गया। तनाया भी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। राम्या और हिना का प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन हो गया था। दोनों काफ़ी खुश थे। दोनों ने तनाया का मूड थोड़ा सही देखा तो उसको लाइब्रेरी से लिया और कैंटीन की तरफ चल दी। राम्या ने खुशी से कहा, तनु मैं सिलेक्ट हो गई सॉन्ग के लिए और हिना मिमिक्री के लिए। तनाया कहती है, वाओ आई एम सो हैप्पी। राम्या कहती है, तुम्हें पता है वो जो यहाँ के लीडर नहीं हैं, क्या नाम है उनका यार, याद नहीं आ रहा है। हिना ने तुरंत कहा, निर्भय सर। राम्या कहती है, हाँ हाँ वही, उनके साथ जो एक लड़का नहीं रहता, शुभम। तनाया कहता ही है, होगा कोई, हमें क्या पता। राम्या कहती है, सुनो तो मेरी बात पहले। तनाया ने सिर हिलाकर कहा, बोली। राम्या कहती है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो बोल नहीं सकती हो तो तुम गाना कैसे गाओगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो अच्छी भली बोल रही थी। फिर तुम्हारा उस दिन का फैलाया रायता याद आ गया। तनाया ने पूछा, फिर तुमने क्या कहा। राम्या कहती है, कुछ नहीं, मैं बस दांत दिखा रही थी तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने की सज़ा मिलेगी, पर ये तो शुक्र मनाओ कि हिना ने बचा लिया। तनाया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चलो जो भी हो, अब उन लोगों को पता चल गया कि तुम गूंगी बहरी नहीं हो, वरना वो बेचारी तुम पर रहम खाती। राम्या ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा रुको जरा तुम्हें बताती हूँ, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। वो तनाया को दौड़ा लेती है और दोनों एक चेयर से दूसरी पे इधर उधर कहती रहती हैं। हिना ने किसी तरह दोनों को शांत किया। निर्भय दूर से ही तनाया को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्या है ये लड़की, अभी तो रो रही थी पर अभी देखो कितनी मस्ती कर रही है। वो सोच ही रहा था, तभी शुभम ने उसके कंधे पे हाथ रखा। निर्भय ने इसकी तरफ देखा, फिर तनाया की ओर देखने लगा। शुभम कहता है, क्या हुआ। निर्भय कहता है, कुछ भी तो नहीं। शुभम कहता है, तो फिर ग्रुप से अलग क्यों बैठे हो। निर्भय कहता है, बस ऐसे ही। शुभम कहता है, ऐसे ही तो नहीं, कुछ बात तो ज़रूर है। ऐसा तो तुम तब कहते हो जब अंकल से डांट खाते हो या फिर कोई बात तुम्हें परेशान करती है। निर्भय कहता है, यार उस लड़की की आंखें देखकर कुछ अजीब सा लगा। जब जब मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ उसकी वो लाल आंखें सामने आ जा रही हैं। वो आंखें मुझे बेचैन कर रही हैं, नहीं पता क्यों। शुभम असमंजस की स्थिति में बोला, किसकी आंखें। निर्भय कुछ नहीं बोलता है। शुभम कहता है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, पर इस तरह से बैठी रहोगी तो क्या चैन मिलेगा। चलो ग्राउंड में। निर्भय कहता है, चलो ग्राउंड में। शुभम कहता है, चलो। अब फुटबॉल पर ही सारा गुस्सा बेचैनी सब निकाल लो। दोनों वहाँ से ग्राउंड की ओर चले जाते हैं। तनाया आलय में आई तो पीहू ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। कुछ देर वो उसके साथ खेल कूद में लगी रही, फिर थोड़ा सा आराम करके ट्यूशन के लिए जाने लगी। तनाया ने बेकरी की शॉप में घुसते हुए कहा, अम्मा आज से आने में थोड़ा लेट हो जाया करेगा। अम्मा ने पूछा, क्यों। तनाया कहती है, वो जो हमने एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया था वो एक्सेप्ट हो गई है। अम्मा ने थोड़ा नाराज़गी जताते हुए कहा, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, यही सब करोगी तो पढ़ाई कब, तब पढ़ोगी कब। तनाया ने इत्मीनान से उन्हें समझाते हुए कहा, हमें पता है कि सब कैसे मैनेज होगा, हमने सब जोड़ घटाना कर लिया है। आपको तो पता ही है कि हम अपने सपनों के बीच में किसी को नहीं आने दे सकती। अगर हमें लगता कि ये जॉब करके हम अपने सपनों के लिए समय नहीं दे पाएंगे तो हम कभी भी जॉब के लिए तैयार नहीं होती। आप यकीन करिए, हम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा इससे। अब आप ज़्यादा सोचिए मत, बस 2 घंटे की बात है। जो 6 बजे तक घर आ जाते थे अब 8 बजे आएंगी। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, और कम से कम इन 2 घंटों के लिए आपको हमारी बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अम्मा कहती हैं, अच्छा काम क्या मिला है वहाँ। तनाया कहती है, कोई ख़ास काम नहीं है, बस टेबल पर जाकर ऑर्डर लेना है और आकर सेफ को बताना है। अम्मा कहती हैं, अच्छा
पर ध्यान से, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगेगा तो तुम वहाँ जॉब नहीं करोगी। मैं चलूँ क्या तुम्हारे साथ? चल के देख तो लो कैसी जगह हैं। तनाया कहती है, ठीक है, आपको हम ले चलेंगे, पर आज नहीं, किसी और दिन। पहले हम तो देख कर आएँ कि कैसा है। आप 6 बजे के बाद रामिया को यहाँ बुला लेना और जाकर थोड़ी देर आराम कर लेना। अम्मा ने इसके सिर पर थपकी देते हुए कहा, हाँ मेरी माँ, अब तुम नहीं रहोगी तो मुझे उसे ही बुलाना पड़ेगा। अब तुम्हारी जगह मुझे उसकी बक बक सुननी पड़ेगी। कैसे मैं संभालूंगी उसे? तनाया कहती है, सब हो जाएगा। और आपकी जो ये नौटंकी है ना, हमें ना भेजने की, वो भी सब समझ आ रहा है। अम्मा कहती है, ये तुम्हें नौटंकी लग रही है? तुम क्या जानो कि भटुली को संभालना कितना मुश्किल है। उसका दूल्हा तो बेचारा परेशान हो जाएगा। दोनों ठहाके लगा कर हंस पड़ी। तभी तनाया ने कहा, अम्मा, अब आप हमें बातों में उलझाइए मत, वरना हम लेट हो जाएंगे। चलते हैं, अब रात को मिलेंगी। उसने अम्मा को गले लगाया और चली गई। ट्यूशन के बाद वो उस रेस्टोरेंट में गई जिसका नाम था टिक्यूला रेस्टोरेंट एंड बार। ये 2 मंजिला था। नीचे वाले पे रेस्टोरेंट और उसके किनारे से ऊपर की तरफ, यानी कि दूसरे फ्लोर पर सीढ़ी गई थी, वहाँ पे बार था। तनाया को सिर्फ नीचे वाले फ्लोर पे काम करना था। पहले दिन ही वहाँ के मालिक को उसका काम पसंद आया। सबका व्यवहार भी उसके प्रति वहाँ पर अच्छा था। 1-2 दिन ऐसे ही बीत गए थे। एक दिन कॉलेज में सरवी की तनाया से किसी बात पे बहस हो गई और तनाया ने उसे खींचकर एक थप्पड़ जड़ दिया। सरवी गुस्से से एकदम आग बबूला हो गई और उसने जैसे ही तनाया को मारने की कोशिश की, तनाया ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। उसके बाद सरवी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा उस पर हाथ उठाए। तनाया उसे वार्न करके वहाँ से चली गई। निर्भय को जब पता चला तो वो गुस्से में चिल्लाने लगा, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई हमारे ग्रुप को छू भी सके या आँख उठाकर देख भी सके। और उस 2 कौड़ी की लड़की ने हाथ उठा दिया। उसे तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। उसे पता चलना चाहिए कि निर्भय सिंह शेखावत से पंगा लेना उसकी कितनी बड़ी गलती है। अब तक मैं सिर्फ पापा की वजह से चुप था, पर अब नहीं। शुभम ने उसे समझाते हुए कहा, निर्भय, पहले पूरी बात तो जान लो कि हुआ क्या है। क्या तुम सरवी को नहीं जानती? राई जैसी बात को एकदम पहाड़ सा बना देती हैं। ऐसा ना हो कि बाद में फिर तुम्हें पछताना पड़े। निर्भय अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। एक तो उसका दिमाग पहले से ही तनाया को लेकर गरमाया था और अब ये सब सुनकर उसका पारा और हाई हो गया था। वो तनाया की क्लास की तरफ बढ़ गया। इधर इन सब से बेखबर तनाया क्लास में बैठी थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी हरकत के लिए आगे उसे क्या भुगतना पड़ेगा। निर्भय उसकी क्लास में घुसा। तनुजा मैम की क्लास चल रही थी, जो कि पॉलिटी पढ़ा रही थी। निर्भय कहता है, मैम, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मैम ने कहा, ओके, आई विल मीट हिम आफ्टर क्लास। निर्भय कहता है, मैम इट्स अर्जेंट। मैम कहती हैं, ओके। फिर उन्होंने क्लास की तरफ देखते हुए कहा, आई विल कंटिन्यू आफ्टर दिस। वो जैसी ही क्लास से निकली, निर्भय ने तनाया का हाथ पकड़ा और उसे क्लास से बाहर ले जाने लगा। राम्या और हिना ने सब देखा तो उन्होंने कहा, आप इसे ऐसे क्यों ले जा रही हैं? निर्भय ने दोनों को गुस्से में घूरते हुए कहा, एकदम चुप रहो दोनों, और अगर इसके पीछे आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मैम आएंगी, चुपचाप से बैठकर क्लास करना सब। और अगर किसी ने भी चूँ चाँ करने की कोशिश की तो फिर उसकी जिम्मेदार तुम सब लोग ही होगे। पूरी क्लास में किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई कुछ बोले। सब बस बैठे बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तनाया ने उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह से नाकाम रही। निर्भय उसे लाइब्रेरी के कुछ दूर पे बने एक रूम में ले गया, जो कि ऑलमोस्ट खाली ही रहता था। उस तरफ जल्दी कोई जाता नहीं था। कॉलेज की टूटे फूटे सामान ही अक्सर उसमें रखे जाते थे। रूम में रोशनी के नाम पे बस रोशनदान से आती हुई रोशनी थी और कॉरिडोर के पास में लगी एक बड़ी सी खिड़की की वजह से कॉरिडोर में उजाला रहता था, पर रूम में थोड़ा सा अंधेरा था। उसने झटके से उसका हाथ छोड़ा तो तनाया चिल्ला उठी, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ क्यों लेकर आए हैं हमें? उसकी कलाई लाल हो गई थी और निर्भय की उंगली के निशान उस पर छप गए थे। निर्भय ने गुस्से में कहा, तुम्हें निर्भय सिंह शेखावत मजाक लगता है ना?
अब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने सोचा कि एक बार मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम अब अपनी मनमानी करोगी, मेरे दोस्त पे हाथ उठाओगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस तरह से मेरे ग्रुप की किसी भी मेंबर से ऊंची आवाज़ में बात करने की, और तुमने हाथ उठा दिया। तुम्हारी औकात क्या है? तनाया ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा, जाकर पहले अपनी उस दोस्त से ही पूछ लीजिए कि ऐसी क्या बात होगी कि हमें उस पर हाथ उठाना पड़ा। हम आपको इस लायक नहीं समझती कि अपनी औकात आपके सामने दिखाएं। निर्भय ने उसकी बाँह पकड़ ली और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करूँ? तनाया ने भी कहा, तो हम भी आपके नौकर नहीं हैं जो आप इस तरह से हमारा हाथ पकड़कर यहाँ लेकर आए हैं। होंगे आप किसी मंत्री की बेटी, और हमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं जानने का। पर आपको ये अधिकार नहीं है कि बिना किसी की मर्जी की आप उसके साथ इस तरह हरकत करें। निर्भय ने दांत पीसते हुए कहा, तुमने काम ही ऐसा किया था। तनाया कहती है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हम किसी से उलझने नहीं जाते हैं, पर जब कोई खुद ही हमसे उलझने आता है तो उसे अच्छे से समझा भी देते हैं। हटिए, हमें जाने दीजिए। निर्भय ने उसके करीब आते हुए कहा, अच्छा मुझे समझाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। तनाया उसको अपने करीब आते देख पीछे हो गई। निर्भय उसके करीब आता ही जा रहा था और वो पीछे चली जा रही थी। उसकी पीठ अब दीवार से टिक गई थी। तनाया ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम आपसे उलझना नहीं चाहते हैं, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। निर्भय वहीं रुक गया और बोला, एक शर्त पर जाने दूंगा। तनाया कहती है, हमें आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। निर्भय कहता है, सोच लो, शर्त बहुत मामूली सी है, पर तुम्हारी सज़ा उससे बड़ी होगी। तनाया कहती है, जब हम गलत नहीं हैं तो किसी भी शर्त को क्यों मानी? निर्भय ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, ठीक है, फिर इसी रूम में बंद पड़ी रहो। तनाया ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें पूरी ज़िंदगी इसमें बंद रहना मंजूर है, पर हम आपकी कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। निर्भय ने ताली बजाते हुए कहा, वाओ व्हाट अ एटीट्यूड मैन। फिर वो उसका हाथ मोड़ते हुए बोला, फिर पड़ी रहो यहीं पूरे दिन। उसने तनाया को कसकर धक्का दिया और रूम को बंद करके बाहर चला गया। धक्का देने से तनाया ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो झटके से गिरी थी, इसीलिए उसके पैर में भी मोच आ गई थी। पास गिरी कील भी उसके हाथ में चुभ गई थी। अंधेरे की वजह से उसे बहुत डर भी लग रहा था। वो किसी तरह से खड़ी हुई और दरवाजे के पास आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उस पर अपने हाथ पीटने लगी, प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें बहुत डर लग रहा है। कोई है? हमें सुन रहा है कोई? पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे सुनने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। जिस हाथ में कील चुभी थी उसमें से खून भी बहने लगा था। इधर निर्भय जब कैंटीन में आकर बैठा तो उसका ग्रुप भी वहाँ आ पहुँचा। सबको पता था कि निर्भय ने उस लड़की को अच्छा सबक सिखाया है जिसने सर्वी को थप्पड़ मारा था। सर्वी के चेहरे पे खुशी के साथ अकड़ के भी भाव थे, मानो कह रही हो कि सर्वी से पंगा पड़ेगा महंगा। शुभम ने थोड़ी परेशानी से निर्भय से पूछा, क्या किया तुमने उसका? निर्भय कहता है, किसका? शुभम कहता है, उस लड़की का। निर्भय हंसते हुए बोला, कौन सी लड़की की बात कर रहा है तू? अब इतनी लड़कियां मेरे आसपास घूमती हैं कि मुझे सब याद थोड़ी हैं। शुभम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अच्छी से जानते हो कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। जैन ने काफ़ी पीते हुए कहा, क्या हुआ गाइस, कुछ मैटर है क्या? निर्भय कहता है, नहीं तो। जैन कहता है, फिर शुभम क्या बात कर रहा है? निर्भय ने कहा, कुछ नहीं, वो पागल है। सर्वी ने गुस्से में जैन से पूछा, तुम कितने दिन बाद कॉलेज आ रहे हो? जैन ने खींच निपोरते हुए कहा, बस 2 दिन से। सर्वी कहती है, अच्छा तो अपना मुंह बंद ही रखो। जैन ने रिया से पूछा, मोटू कुछ हुआ है क्या? रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जैन कहता है, कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। निर्भय ने वहाँ से उठकर जाते हुए कहा, गाइस कल मिलते हैं, बाय। शुभम ने उसकी बात काटते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? निर्भय ने आई बिंक करते हुए कहा, बहुत दिन बाद आज खुश हूँ और यहाँ रहकर बोर नहीं होना चाहता। जा रहा हूँ अड्डे पर, तुम्हें भी आना है। शुभम ने मन ही मन कहा, पहले तो मैं उस लड़की का पता करूँ कि तुमने उसका क्या किया है,
फिर उसने निर्भय से कहा, नहीं तुम जाओ। निर्भय अपनी उंगली में चाबी का छल्ला घुमाते हुए चला जाता है। इधर राम्या और हिना तनाया के लिए परेशान थी। उन्होंने उसे लाइब्रेरी, वॉशरूम और उस फ्लोर की सारी क्लासेस में चेक किया, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। वो उसे फ़ोन भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका बैग तो क्लास में ही था। उन दोनों को लगा था थोड़ा डांट कर वो उसे छोड़ देगा, पर जब थोड़ी देर बाद भी तनाया नहीं आई तो उन्हें उसकी चिंता होने लगी। ना ही दोनों पढ़ाई में ध्यान लगा पा रही थी और ना ही बाहर जा सकती थी। जैसे ही मैम की क्लास ख़त्म हुई उन्होंने उसे ढूंढा, पर उनके हाथ निराशा ही लगी। दोनों अब परेशान होकर कैंटीन में आकर बैठ गई। तभी राम्या की नज़र शुभम और ग्रुप पर गई। राम्या कहती है, हिना वो देख, उस सड़ेले निर्भय का ग्रुप वहीं बैठा है, पर वो दुष्ट कहीं नहीं दिख रहा है। कहाँ गया है वो? कहीं वो तनु को लेकर कॉलेज के बाहर तो नहीं चला गया? हिना कहती है, ये तुम कैसे बोल रही हो? राम्या कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि उस दुष्ट को मैं इज्जत दूँ? उस लायक कोई काम किया है उसने? तनु की क्या गलती थी जो इस तरह से पूरी क्लास के सामने से लेकर गया? और हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो उसे कहाँ लेकर गया है। हम प्रिंसिपल सर के पास चलें क्या? हिना कहती है, कोई फ़ायदा नहीं है यार, निर्भय सर के अलावा कोई और होता तो शायद कुछ हो सकता था। राम्या कहती है, अब तो ये ही रास्ता है। हिना ने अपने हाथ को टेबल से टिकाकर उस पर अपनी ठुड्डी रखते हुए कहा, वो क्या? राम्या ने शुभम की तरफ देखते हुए कहा, उसका ये छछूंदर दोस्त ही अब कुछ बताएगा। हिना कहती है, पर अभी तो वो अपने ग्रुप के साथ बैठे हैं, इस वक्त हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं? राम्या कहती है, सही कहा, और जो वो भूतनी बनी बैठी है वो तो सबसे पहले ही हमला बोल देगी। राम्या ने सर्वी की नकल उतारी। हे, यू डोंट हैव मैनर, बी इन लिमिट। इसकी लिमिट की तो ऐसी कि तैसी। हिना कहती है, उनका नाम सर्वी है, बहुत अकड़ू और मगरूर लड़की हैं, किसी से ठीक से बात नहीं करती हैं। उनके पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बस उन्हें अपने ग्रुप से ही मतलब रहता है और किसी से भी नहीं। राम्या कहती है, जो भी हो सर्वी मरवी, इसका बैंड तो मैं इसके लास्ट ईयर में बजाऊंगी। जितना भी इसको उड़ना है उड़ ले, पहले मैं उस छछूंदर से तो मिल लूँ। सब उठ के चले गए, पर शुभम वहीं बैठा किसी को कॉल कर रहा था। राम्या ने मन ही मन कहा, ये अच्छा मौका है इससे बात करने का। दोनों उसके पास पहुंची। शुभम ने राम्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता था तुम आओगी। राम्या ने गुस्से में कहा, जब पता था आऊँगी तो ये भी बता दीजिए कि तनु कहाँ है। शुभम कहता है, देखो इतने गुस्से से बात मत करो। राम्या ने अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लिया और बोली, तो कैसे बात करूं? तनु को आपके दोस्त पता नहीं कहाँ लेकर चले गए हैं। 1 घंटे से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं मिल नहीं रही है। शुभम ने कहा, मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। मैंने निर्भय से भी पूछा, पर उसने बताया नहीं। राम्या ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है ये आप लोगों के बहाने हैं। अगर 1 घंटे में तनु नहीं मिली ना तो मैं प्रिंसिपल सर के पास जाऊंगी, और अगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो इस कॉलेज के हेड के पास चली जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे आप लोग तनु को लेकर नहीं आते हैं। शुभम कहता है, तुम लड़कियाँ इतना चिल्लाती क्यों हो? मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, धीरे बोलोगी तब भी मुझे सुनाई देगा। और रही बात तुम्हारी दोस्त की, तो चलो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। हिना ने कहा, सर हमने सारी क्लासेस देख ली, वो कहीं नहीं दिखी। अब तो निर्भय सर ही बता सकते हैं कि वो उसे लेकर कहाँ गए हैं। हम कब से परेशान हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। शुभम कहता है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं पता करके बताता हूँ। राम्या उसे खड़ी घूरती रही। हिना ने कहा, थैंक यू सर। राम्या कहती है, काम होने के बाद बोलना, पर कायदे से देखा जाए तो वो भी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिचुएशन तो इन्हीं लोगों की क्रिएट की हुई है। शुभम ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और निर्भय को कॉल लगा दिया। पहले तो निर्भय ने कुछ नहीं बताया, पर शुभम ने बार बार कहा तो उसने उसे रूम बता दिया। शुभम ने थोड़ा गुस्से में कहा, निर्भय तुम पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है? निर्भय की दूसरी ओर से आवाज़ आई, मैं करता हूँ ऐसा। उसने हल्के में लिया था मुझे, अब भुगते। अब उसे समझ आएगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। अब दोबारा पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगी।
शुभम ने कहा, निर्भय समटाइम्स यू आर जस्ट टू मच। इतना बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। शुभम ने दोनों से कहा, मेरे पीछे आओ। वो भागता हुआ उस रूम की ओर गया और वो दोनों भी उसके पीछे गई। तीनों उस रूम की ओर जाते हैं। शुभम ने दरवाज़ा खोला तो अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था। राम्या ने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया तो उसे तनाया नीचे गिरी दिखी। राम्या जोर से चिल्लाई, तन्नू। तनाया बेहोश थी, उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। राम्या उसे उठाने की कोशिश करने लगी, फिर वो कामयाब ना हो पाई। शुभम ने उसे हटाते हुए कहा, कह रहा हूँ कि हटो, मैं उसे बाहर लेकर जाता हूँ, पर तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है। राम्या ने उसे घूर कर देखा, फिर हट गई। राम्या बड़बड़ाई, पहले चोट देते हैं, फिर मरहम लगाने आ जाते हैं। शुभम ने किसी तरह से तनाया को रूम से बाहर निकाला। वो एकदम बेहोश थी, बस उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। शुभम उसे जल्दी से कॉमन रूम की तरफ लेकर गया। उसने राम्या से कहा, इसके मुंह पे पानी के छींटे मारो। राम्या ने तुरंत ही ऐसा किया। अभी भी तनाया के होंठ हिल रहे थे। उसकी हालत देख राम्या की आंखों में आंसू आ गए। वो रुआसी होकर बोली, तनु क्या हो गया तुम्हें? प्लीज़ होश में आओ। मैं अम्मा को बोलूँगी, पीहू को क्या बोलूँगी। हिना ने राम्या को संभाला। तनाया के हाथ से भी खून बह रहा था तो शुभम ने उसका फर्स्ट एड कर दिया। थोड़ी देर बाद तनाया को होश आया तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, प्लीज़ हमारी मम्मा को छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़। क्या किया है उन्होंने तुम सबका? हमारी मम्मा को छोड़ दो। राम्या ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया तो तनाया डर गई और तुरंत ही उससे अलग हो गई। राम्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में बहते हुए कहा, तनु मैं हूँ तुम्हारी राम्या, मुझसे क्यों डर रही हो? तनाया काँप रही थी। राम्या को सामने देख कर वो उसी से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे रोता देख राम्या भी अपने आंसू रोक नहीं पाई और वो भी रोने लगी। किसी तरह हिना ने दोनों को चुप कराया। सुमन ने पानी की बोतल तनाया की तरफ बढ़ा दी तो उसने एक ही बार में पूरा पानी पी लिया। उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी, आंखें एकदम लाल हो गई थी। शुभम उसकी हालत देख कर दुखी हुआ। उसे निर्भय पे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। उसने राम्या से कहा, जब ये नॉर्मल हो जाए तब घर ले जाना और मेरा नंबर ले लो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। उसके बाद वो चला गया। शुभम ने निर्भय को कॉल किया। निर्भय की आवाज़ दूसरी तरफ से आई, हाँ बोल। शुभम कहता है, तो सच में एकदम पत्थर दिल हो निर्भय। तुम्हें अपनी जिद और शान के आगे कुछ सूझता ही नहीं है। निर्भय हंसते हुए बोला, क्या हुआ तुझे? शुभम कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर जिस लड़की को तुमने रूम में बंद किया था उसकी हालत सही नहीं है। निर्भय कहता है, अब उसे सबक मिल गया होगा कि निर्भय सिंह शेखावत से भिड़ने का क्या अंजाम होता है। शुभम कहता है, तुम्हें अपने सबक की पड़ी है। तुमने उस बेचारी की हालत नहीं देखी, कितना डर गई थी वो, तुम्हें पता है। वो तुम्हारी इस हरकत की वजह से बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा था कि समय से रहते ही हम लोग उसे लेकर आए, वरना कुछ भी हो सकता था। निर्भय व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, वैसे तो बड़ी शेरनी बनती फिरती है और इतनी जल्दी डर गई, कुछ नहीं होगा उसे, वैसे ही नाटक कर रही होगी। शुभम कहता है, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? निर्भय कहता है, एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। शुभम कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। निर्भय कहता है, ओह क्या बात है। शुभम कहता है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी थी, पर मैंने बस तुम्हें इसलिए फ़ोन किया ताकि तुम्हें पता चले कि तुमने अपनी जिद के आगे कैसे एक लड़की को इतना परेशान किया। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इधर तनाया जब नॉर्मल हुई तो राम्या ने कहा, चलो तनु घर चलते हैं। तनाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं पहले हम प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे। राम्या कहती है, वो क्यों? तनाया कहती है, उस लड़की की कंप्लेन करनी। राम्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल हो क्या तुम अच्छे से जानती हो कि वो कौन है, कोई भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं सुनेगा। तनाया कहती है, हम बिना कोशिश किए हार नहीं मान सकती, हम प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे तो मतलब जाएंगी। हिना कहती है, राम्या सही बोल रही है तनाया, कोई भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं सुनेगा। निर्भय सर के अलावा कोई और रहता तो ज़रूर कुछ होता। तनाया कहती है, हमें किसी की कोई बात नहीं सुनी। अगर तुम लोगों को हमारे साथ चलना है तो चलो, वरना हम अकेले ही चले जाएंगी। राम्या कहती है, तनु एक बार फिर सोच लो। तनाया कहती है,
अगर तुम हमसे 1000 बार भी पूछोगी तो भी हम यही कहेंगी कि हम उसकी कंप्लेन करने जाएंगी। इतना बोलकर वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मजबूरन दोनों को भी उसके पीछे जाना पड़ा। इत्तेफाक से गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रिंसिपल रूम में बैठे थे। वो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कुछ बातें करने आए थे। तनाया ने प्रिंसिपल सर का अभिवादन किया तो सर ने पूछा, हाँ बेटा कोई बात है क्या? तनाया ने सब कुछ बता दिया जो कुछ निर्भय ने किया था। ये सुनकर प्रिंसिपल सर के साथ साथ गजेंद्र भी चौंक गए। गजेंद्र जी ने कहा, आप निर्भय को बुलाइए, मैं उसी से बात करना चाहता हूँ। जब पता चला कि निर्भय कॉलेज में ही नहीं है तो वो और गुस्से में हो गई। उन्होंने तनाया को कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुमने जैसे कहा अगर वो सच हुआ तो निर्भय को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर उन्होंने प्रिंसिपल सर से कहा, आपको पता रहना चाहिए कि आपके कॉलेज के बच्चे कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। अगली बार से मुझे इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये कॉलेज केवल अपने पठन पाठन के लिए ही नहीं बल्कि अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से इस कॉलेज की छवि खराब हो। प्रिंसिपल सर ने कहा, आपको दोबारा इस तरह की कोई घटना नहीं सुनाई देगी। मैं आगे से इसका पूरा ध्यान रखूँगा। गजेंद्र जी ने एक नज़र तनाया की ओर डाली और फिर ऑफिस से निकल कर चले गए। निर्भय बार बार शुभम को फ़ोन कर रहा था पर वो उठा नहीं रहा था। निर्भय फिर उसके घर गया। निर्भय कहता है, क्या नाटक लगा रखा है तुमने? आज से पहले तो कभी भी तुमने इस तरह से बिहेव नहीं किया, फिर आज क्या बात हो गई? शुभम कहता है, तुमने आज से पहले ऐसी हरकत भी तो नहीं की थी कभी। निर्भय कहता है, क्या नहीं किया? पहले भी तो जूनियर्स को हम लोग परेशान करते थे, फिर आज क्या हुआ? शुभम कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग बस उनका नाम पूछते थे या कोई टास्क देते थे पर कभी भी उन्हें किसी रूम में इस तरह बंद नहीं करते थे। तुमने उस लड़की की हालत नहीं देखी थी। अगर देखी होती ना तो दोबारा कभी ऐसा करने की सोचते नहीं। वो बहुत डर गई थी। पता नहीं क्यों चिल्ला रही थी कि मम्मा को छोड़ दो। हो सकता है कि उसका कोई बुरा सपना हो जो तुमने फिर से उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। निर्भय कहता है, तुम्हें उस लड़की में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? शुभम कहता है, मुझे उसमें नहीं उसकी हालत देख कर चिंता हो रही है। निर्भय कहता है, ठीक है मैं कल उससे माफ़ी मांग लूँगा। शुभम कहता है, और उससे क्या होगा? क्या जो भी उसके साथ तुमने किया वो भूल जाएगी और तुम्हें माफ़ कर देगी? निर्भय कहता है, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। एक तो मैं उस लड़की से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ और तुम ये सब बोल रहे हो। मैंने पापा के भी कहने पे माफ़ी नहीं मांगी थी पर बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शुभम कहता है, एहसान मत करो निर्भय, रहने दो। निर्भय झल्ला उठा, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शुभम कहता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपने गुस्से पर अपनी जिद पे कंट्रोल करो। किसी को दुखी करके तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। आज वो लड़की है, कल कोई और होगी तो तुम कितनों से माफ़ी मांगते फिरोगी? बोलो। निर्भय ने कुछ कहा नहीं और चला गया। वो घर आया और दंदनाते हुए अपने कमरे में चला गया। सिगरेट की कस सुलगा कर बालकनी के पास आकर खड़ा हो गया और एकटक उस खुले आसमान को निहारने लगा। दीन ने दरवाजे पे दस्तक दी तो उसका ध्यान टूटा। दीन ने हाथ में नाश्ते की ट्रे पकड़ी, बोला, बाबा नाश्ता तैयार है। निर्भय ने बिना उनकी तरफ देखे हुए कहा, ले जाओ, खाने का मन नहीं है। दीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ छोटे बाबा? निर्भय ने सिगरेट का धुआं उसके मुंह पे छोड़ते हुए बोली, वो सुबह मुझे उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए इतना सुना गया, साला जैसे मैंने उसे जान से मार दिया जो इतना बौखलाया था। सही कहती हैं दादी कि छोटे लोगों को दोस्त बनाओगी तो बुद्धि भी छोटी होगी। अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। दीन ने पूछा, आपके और शुभम बाबा के बीच सब सही नहीं है क्या? निर्भय कहता है, सब सही था पर वो मुझे छोड़कर उस लड़की की फ़िक्र कर रहा है। तुम जानती हो ना कि उसके सिवा और कोई नहीं है जो मुझे अच्छे से समझता है और सब तो सिर्फ पैसों की खातिर रुतबे के कारण आगे पीछे घूमते हैं। दीन कहता है, तो आप उनसे बात कर लीजिए। निर्भय कहता है, वो सुने तब तो बस उस लड़की के आगे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। दीन कहता है, आप हमें पूरी बात तो बताइए। निर्भय उसे सब बता देता है। दीन ने फिर कहा, ये तो आपने गलत किया छोटे बाबा,
आपके दोस्त ने आपको समझाकर बिल्कुल सही किया। यहाँ आप गलत हैं और आपको उस लड़की से माफ़ी मांगनी चाहिए। निर्भय चिल्लाया। दीन, तुम भी सुबह की तरह बातें करने लगी। जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना चाहो, दीन ने कहा। आप चाहें हमें जितना डांट लें छोटे बाबा, पर शुभम बाबा ने बिल्कुल सही कहा है। आप एक बार शांत मन से इस पर विचार कीजिए। निर्भय चिल्लाया। जाओ यहाँ से। दीन वहाँ से चला गया। उधर तनाया जब कॉलेज से निकली तो राम्या उसके साथ ही थी। रोने की वजह से उसे थकान महसूस हो रही थी। अचानक से चक्कर आया और वो जैसे ही गिरने लगी उसे किसी ने थाम लिया। राम्या ने उस आदमी को देखा तो उसके चेहरे पे मिली जुली भाव आ गई। तनाया कमजोरी की वजह से गिरने लगी। तभी किसी ने उसे थाम लिया। राम्या ने हैरानी से उस लड़की को देखा। फिर तनाया की हालत देख कर वो रुआसी हो गई। उस लड़की ने राम्या से कहा, आप परेशान मत होइए, हम इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उसने ऑटो से उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया। राम्या ने उससे कहा, थैंक यू, अगर आप नहीं आते तो मैं इसे अकेले कैसे यहाँ लेकर आ पाती। उस लड़के ने कहा, मैं नहीं आता तो कोई और आता। आप इस तरह से दिल छोटा ना कीजिए। राम्या ने मन ही मन कहा, ये तो वही लड़का है, तनु ने इसी को कहा था कि इसने ही उस दिन ऑटो में उसकी मदद की थी। राम्या ने पूछा, आप हमारे कॉलेज में ही पढ़ती हैं क्या? उस लड़के ने कहा, जी नहीं, मैं आपके कॉलेज में नहीं पढ़ता। दरअसल कॉलेज के पास ही मेरी बुक्स की शॉप है। मेरा नाम सक्षम शर्मा है। आपका क्या नाम है? राम्या कहती है, मेरा नाम राम्या है और वो मेरी बहन तनाया है। सक्षम कहता है, अच्छा। राम्या कहती है, आप जाइए, मैं अभी इधर देख लूँगी। आप हमारी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? सक्षम कहता है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब तक इनको होश नहीं आ जाता तब तक मैं यही हूँ। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर बताया कि कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई थी। अभी ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें यहाँ से लेकर जा सकती हैं। सक्षम ने उसे थैंक यू कहा। राम्या ने बैग में पैसे चेक किए तो कम थे, पर संकोच व वो चुपचाप बैठी रही। सक्षम ने शायद ही देख लिया था तो उसने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया। थोड़ी देर बाद जब तनाया को होश आया तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पे देखकर हैरान हो गई। राम्या को अपने पास बैठा देख उसने बड़बड़ा कर कहा, बटली, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी ट्यूशन भी जाना है, फिर उस रेस्टोरेंट में भी कितना टाइम हो रहा है। राम्या ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, रिलैक्स तनु, आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है, अब सीधे घर चलकर आराम करो। तनाया ने कहा, अरे यार, हमें कुछ नहीं हुआ है, घर जाकर अम्मा के हाथ का खाना खाएंगे ना तो एकदम भले चंगे हो जाएंगे। दोनों अभी बात ही कर रही थी कि तभी सक्षम अंदर आया। तनाया ने उसे देखा तो पूछा, ये यहाँ कैसे? राम्या ने उसे सब बताया। सक्षम ने उसे देखते हुए कहा, आप मुझे जानती हैं क्या? तनाया कहती है, पता नहीं। सक्षम कहता है, मतलब? राम्या फिर उसे उस दिन ऑटो वाली बात बताती है। ये सुनकर सक्षम मुस्कुराने लगा। तनाया कहती है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सक्षम ने कहा, मैं आपकी दिव्य दृष्टि को प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर राम्या जोर से हंस दी और तनाया भी मुस्कुराने लगी। तनाया ने कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? सक्षम ने कहा, जी नहीं, अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तनाया कहती है, माफ़ी आपको एक शर्त पर मिलेगी। सक्षम ने पूछा, वो क्या? तनाया कहती है, आपकी बुक शॉप के बगल में जो चाय की टपरी है, वहाँ जब आप हमारे साथ चाय पियेंगे तभी आपको माफ़ी मिलेगी। सक्षम ने मुस्कुरा कर कहा, जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा तो तनाया ने कहा, थैंक यू। सक्षम ने मुड़ के कहा, वो क्यों? तनाया कहती है, जानती हूँ कि आप यही कहेंगे कि थैंक यू की ज़रूरत नहीं है और आपने हम पर जो किया वो एहसान नहीं है। हम थैंक यू आपको हमारा मूड सही करने के लिए बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सक्षम मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। राम्या ने कहा, तनु तुम यहीं रुको, मैं काउंटर पर बिल पे करके आती हूँ। तनाया ने कहा, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, हमारी तबीयत पहले से ठीक है यार, अभी से ही हमें 80 बरस की बुढ़िया मत बनाओ। दोनों काउंटर पर पहुंची तो पता चला
कि बिल पे हो चुका है। तनाया ने कहा, एक तो पहले से ही उसने अपना समय यहाँ दिया और फिर बिल पे भी कर दिया। राम्या ने कहा, तनु विश्वास नहीं होता कि ऐसे आदमी भी दुनिया में हैं। एक तरफ वो दुष्ट और एक तरफ ही, कितना अंतर है ना दोनों में। तनाया ने जब निर्भय का जिक्र सुना तो उसे फिर से वो सब याद आने लगा। उसने राम्या से कहा, उसका नाम मत लो, उसकी तुलना तुम इससे मत करो। राम्या ने कहा, मैं भी कहाँ ये सब बोलने लगी, अभी घर चलती हैं। अम्मा ने फ़ोन किया था तो मैंने कॉलेज प्रोजेक्ट का बहाना बना दिया था, वो हम लोगों का वेट कर रही होंगी। तनाया ने कहा, आज जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है उसका तुम जिक्र भी मत करना किसी से, वरना सब परेशान हो जाएंगी। राम्या कहती है, पता है। तनाया ने अपने हाथ की पट्टी खोल दी थी। दोनों घर पहुंची तो पीहू दौड़ कर तनाया से लिपट गई और बोली, तानी दी, आपने कितना लेट कर दिया आने में। तनाया ने कहा, सॉरी मेरा बच्चा, दी को कुछ काम था कॉलेज में, इसीलिए लेट हो गया। अम्मा खड़ी होकर तनाया की हरकतें देख रही थी। वो जब उनके पास आई तो अम्मा ने पूछा, क्या बात है, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? तनाया ने कहा, नहीं अम्मा, प्रोजेक्ट मिला था बस, और कुछ नहीं हुआ। अम्मा कहती हैं, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तनाया का मन हुआ कि वो उनके गले लग गए, सब कुछ बता दी, पर उसने अपने मन को काबू किया और बोला, नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस प्रोजेक्ट की टेंशन है। अम्मा ने उसके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ रखा और वहाँ से चली गई। तनाया रूम में आई और कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो याद करके उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसे अब निर्भय से नफरत सी हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, अब हम उनके सामने नहीं जाएंगी और ना ही उसकी किसी भी बात का कोई जवाब देंगी, क्योंकि हमें पता है कि जितना ही हम उसकी बात पर रिएक्ट करेंगी वो उतना ही हमें परेशान करेगा। बस एक बार उसे उसकी की सज़ा दिला दी, फिर उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इधर गजेंद्र जी चिल्लाते हुए दीन को बुलाते हैं। दीन हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। गजेंद्र जी ने पूछा, निर्भय कहाँ है? दीन कहता है, बड़े मालिक, वो तो अपने कमरे में है। गजेंद्र जी कहते हैं, बुलाओ अभी उसे। दीन कहता है, अभी छोटे बाबा सो रहे हैं। गजेंद्र जी ने चिल्लाकर कहा, ये कोई सोने का समय है, उठाकर लाओ अभी उसे तुरंत। सावित्री जी ने आते हुए कहा, ये कैसा शोर शराबा मचा रखा है बेटा? गजेंद्र जी ने कहा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है अम्मा, निर्भय को अपने लाड प्यार से एकदम बिगाड़ दिया है आपने। सावित्री जी ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, राम राम, हमें दोष क्यों दे रहे हो? एक पोते को तुमने ज़बरदस्ती यहाँ से भेज दिया, कम से कम दूसरे को तो दुलार करने दो। गजेंद्र जी उनकी बात सुनकर खिसिया गए। उन्होंने फिर दीन को चिल्लाते हुए कहा, सुना नहीं तुमने, हमने क्या कहा है? जाओ और निर्भय को बुला कर लाओ। दीन दौड़ा हुआ निर्भय के कमरे की ओर बढ़ा। सावित्री जी भी पूजा कक्ष की ओर चली। कमरे में आते ही उसने देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और निर्भय पेट के बल बेड पे लेटा था। बेड से एक हाथ नीचे की ओर लटक रहा है, उसमें उसने सिगरेट पकड़ी हुई थी। दीन के कदमों की आहट सुनकर वो बोला, मेरे रावण बाप ने संदेश भेजा है ना? दीन ने धीरे से कहा, हाँ छोटे बाबा, पर आप यहीं रहिए, मैं बोल देता हूँ कि आपको उठाने की कोशिश की, पर आप उठे नहीं। आप अब आराम से सो जाइए। बड़े मालिक अभी बहुत गुस्से में हैं, पता नहीं उनको आपके बारे में कौन सी बात पता चली है। मेरी मानिए तो आप यहीं रहिए। निर्भय ने कहा, वही नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जब गुस्से में हो तब तो सवाल ही नहीं है कुछ भी सुनने का। वो यहाँ तक चले आएंगे, फिर कमरे का जो हाल है उसे देख कर तुम्हें और मुझे दोनों को सुनाएंगे। मैं नीचे जाता हूँ, पर वो मुझे बुला किस लिए रहे हैं? दीन ने नीचे गिरे हुए सामानों को उठाते हुए कहा, पता नहीं छोटे बाबा। वो उठा और उसने शर्ट के 2 खुले बटनों को बंद किया और अपना हुलिया सही करके नीचे जाने लगा। जाते जाते उसने दीन से कहा, कमरा सही कर देना। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि उसके पापा हॉल का चक्कर लगा रहे हैं। वो जाकर एक किनारे सिर नीचे करके खड़ा हो गया। गजेंद्र जी ने इसे देखते ही कहा, आजकल क्या क्या हरकत करते हो कॉलेज में? निर्भय बोला, कैसी हरकत? गजेंद्र जी ने गुस्से में कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस हरकत की बात कर रहा हूँ। उस बच्ची के साथ तुमने क्या किया?
उसको कमरे में लॉक कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मनमानियाँ मुझे पता नहीं चलेंगी? निर्भय ने मन ही मन कहा। उस लड़की ने पापा से ये बात बता दी। मैं तो इसे सीधी समझता था, पर बहुत टेढ़ी है। इससे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। ये पापा से मिली कब? क्या ये घर आई थी? निर्भय की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर वो उसके पास जाकर बोली, शहजादी, आपसे ही बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। तभी चंदा जी आई और निर्भय का हाथ पकड़कर बोली, बच्चा है वो भी, आपकी तरह सही गलत उसे नहीं पता है। गजेंद्र जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, 22 साल का होने वाला है, बच्चा नहीं है। आप लोगों ने ही इसे बच्चा बनाकर सर पे चढ़ा रखा है। ज़रा पूछिए अपने शहजादे से, कौन सा बच्चों वाला काम करके आए हैं ये कॉलेज में? चंदा जी ने कहा, आजकल आप दोनों ने घर को अखाड़ा बना कर रख दिया है। आप बाहर से आते हैं तो आप चिल्लाते हैं, ये आता है तो ये चिल्लाएगा। अभी कुछ दिनों से आप दोनों बिना एक दूसरे से बहस किए रह नहीं पा रहे हैं। गजेंद्र जी ने चंदा जी से कहा, ये अच्छा तरीका है आपका। जब मैं इसको कुछ कहता हूँ तो बीच बचाव करने के लिए आप हमेशा पहुँच जाती हैं, और इसी वजह से ही इसका मन बढ़ गया है। जो आप कर रही हैं आगे जाकर इसी पर पछताएंगी। चंदा जी ने कहा, अभी वो बच्चा है, माफ़ कर दीजिए। गजेंद्र जी ने कहा, निर्भय, पहले जो पूछा है वो बताओ। निर्भय ने कहा, हाँ, पर उसने मेरे ग्रुप की एक लड़की पे हाथ उठाया था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। गजेंद्र जी ने कहा, वाह, गुस्सा आ गया था इन्हें। तुमने क्या अपने ग्रुप वालों का ठेका लेकर रखा है? कोई उन्हें मारे पीटे तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। कितनी बार तुमसे कहा है कि कॉलेज इलेक्शन जीतने के लिए तुम्हें इन्हीं कॉलेज स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इनके साथ तुम्हारा मेल जोल अच्छा होगा तभी तुम जीत पाओगी। एक तो फर्स्ट ईयर की लड़की है, सबको तुम्हारे खिलाफ बहका भी सकती है। फिर हार कर अपना मुंह मेरे सामने मत दिखाना। चले जाना अपने भाई की ही तरह किसी खो कंदरा में। चंदा जी ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक बेटे को भेज दिया, पर अब मैं दूसरे को नहीं जाने दूंगी। गजेंद्र जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, तब इसे समझा दीजिए कि अपनी हरकतें सुधार ले, वरना मजबूरन मुझे वही करना पड़ेगा। फिर वो निर्भय की ओर बढ़कर बोली, हमारी बदौलत जो इतने ठाट बाट से रह रहे हो ना, जिस दिन अपने से 1 रुपया कमाना पड़ेगा तो पता चलेगा तुम्हारी सज़ा यही है कि 1 महीने तुम्हें हमारी तरफ से कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वो चंदा जी की तरफ देखते हुए बोले, और अगर हमें पता चला कि किसी ने इसकी मदद की तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे उस लड़की से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए, वरना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इतना बोल कर वो चले गए। चंदा जी निर्भय के पास आई और बोली, क्यों, क्या करता है बेटा तू ऐसा? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेटा। निर्भय बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। अगले दिन वो कॉलेज ना जाकर निर्मल के यहाँ चला गया। तनाया ने देखा कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राम्या ने कहा, लगता है तुम्हारी बात सुनकर सर ने उसे सस्पेंड कर दिया है। तनाया कहती है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। उस दिन कॉलेज में उसका दिन सुकून से बीता। अगले दिन संडे था। संडे को आलय में सब बच्चे कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। सब पास के ही पार्क में घूमने गए थे। तनाया और राम्या नहीं गई थी, वो दोनों आलय में ही थी। पीहू घूम कर आई थी। उसने तनाया के गले लग कर कहा, तानी दी, आज बहुत मज़ा आया। आप भी रहते तो और मज़ा आता। तनाया ने कहा, अच्छा चलो बढ़िया है, आप लोगों ने एंजॉय तो किया। पीहू ने कहा, तानी दी, आज एक भैया भी हमारे साथ खेल रहे थे, वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तनाया ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपने हमारे अलावा किसी और को भी दोस्त बना लिया? पीहू ने कहा, नहीं तानी दी, आप तो फर्स्ट नंबर पे हो। तनाया ने कहा, अच्छा। अगले दिन तनाया कॉलेज गई तो निर्भय उसे दिखा तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। निर्भय तो उससे बात करना चाहता था, पर तनाया हर बार या तो उसे देख कर रास्ता बदल देती थी या फिर तुरंत ही उसके सामने से निकल जाती थी। निर्भय आकर कैंटीन में बैठा तो शुभम उसके पास आया। निर्भय ने कहा, यार वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। शुभम ने पूछा, कौन बात नहीं कर रहा है? निर्भय कहता है, वही सोन पापड़ी। शुभम ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उससे क्या बात करनी है? निर्भय कहता है, बस बात करनी है, पर वो बात ही नहीं कर रही है। शुभम ने कहा,
कर्म ही तुम्हारे ऐसे हैं। दोनों बात कर रही थी, तभी तनाया हाथ में किताब लिए कैंटीन की ओर ही आ रही थी। निर्भय ने उसे देखा तो कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों को कैसी लग रही है बताना ज़रूर। चलिए मिलती हूँ कहानी के 3rd चैप्टर के साथ। कल मैंने अपने इस चैनल पर एक और कहानी अपलोड की थी। कहानी का नाम तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पे थंबनेल भी लगा दिया है।